Ahmed, let me know अस्सलाम when. वालेकुम। Walaikum salam. स्टार्ट कर दी है रिकॉर्डिंग। ओके, आज जो हमारा टॉपिक है जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे वो हैं द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, डिबगिंग, लॉग्स एंड ऑर्केस्ट्रेटर। अच्छा, डिबगिंग. In this session, we will cover one of the most important aspect of getting your automation production ready, how to use the debugging feature to solve the bug in your workflow. अच्छा, जब हम प्रोसेस को क्रिएट कर रहे होते हैं, डेवलपमेंट फेज में होता है जब हमारा प्रोजेक्ट, तो यूनिट टेस्टिंग के लिए, यूनिट टेस्टिंग का मतलब होता है कि आप आपके कोड को छोटे छोटे पार्ट्स में टेस्ट करना। तो वो छोटे छोटे पार्ट में हम उसको टेस्ट कैसे कर रहे होते हैं? थ्रू डिबगिंग के थ्रू। अब हम जब कोड डेवलप कर रहे होते हैं, हम डिबगिंग सिर्फ तब भी कर सकते हैं जब हमारा कोड डेवलप हो जाता है और हम प्रोडक्शन या किसी भी इन्वायरमेंट के ऊपर डिप्लॉयमेंट कर देते हैं, तब हमारे पास सिर्फ लॉग्स होते हैं ट्रबल शूट करने के लिए। कि अगर कोई एरर आया तो चेक करने के लिए कि कोड में कहाँ पे एरर आया, तो वो हम करते हैं लॉग से। लेकिन ड्यूरिंग डेवलपमेंट जब हम यूनिट टेस्ट परफॉर्म कर रहे होते हैं या अपने वर्क फ्लोज को टेस्ट कर रहे होते हैं, तो हम डिबगिंग के थ्रू करते हैं। अब डिबगिंग के अंदर हमारे पास फीचर्स आ जाते हैं। पहला फीचर क्या है? स्टार्ट, ब्रेक, कंटिन्यू। मैं साथ साथ स्टूडियो भी ओपन कर लेता हूँ ताकि तुम्हें अच्छी तरह समझ आ जाए। मैं एक प्रोजेक्ट क्रिएट करता हूँ, ट्रांजैक्शन प्रोसेसर। क्या? स्क्रीन शेयर की हुई अभी आपने? हम्म, अब नजर आ रही है? जी ठीक है, ठीक है, अब नजर आ रहा। ओके, मैंने एक सिंपल प्रोसेस क्रिएट किया, इसकी मेन फाइल में किया। जितना भी कुछ है मैं सब चीज़ डिलीट कर रहा हूँ। सिंपल एक मैंने ट्रांजैक्शन प्रोसेस क्रिएट किया है, ये उसके अंदर सीक्वेंस लगा हुआ है। इसके डबल क्लिक करके मैं इसके अंदर आया। फॉर एग्जांपल मैं एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, वेरिएबल का नाम मैं रखता हूँ वैल्यू 1। इसको मैं इंटीजर टाइप देता हूँ और स्कोप इसका ये रहने देता हूँ। चलो साइन, और सीक्वेंस के अंदर आके मैं इसकी वैल्यू कर देता हूँ 2। इसके ऊपर मैं इसकी वैल्यू कर देता हूँ 1। इसको मैं कर देता हूँ वैल्यू 1 प्लस 1। अब फॉर एग्जांपल मैंने एक छोटा सा सिनेरियो बनाया है जिसके अंदर मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ जिसकी टाइप है इंटीजर, और ड्यूरिंग माय सीक्वेंस, इन बिटवीन माय सीक्वेंस, मैं उसकी वैल्यू के अंदर एक एडिशन करा रहा हूँ। तो अब मेरे पास डिबगिंग के ऑप्शन है। यहाँ पे रिबन के ऊपर टैब आती है डिबगिंग। तो सबसे पहला काम मेरा क्या है कि कोड मेरा जैसे ही एग्जीक्यूट, कोड हमेशा एग्जीक्यूट मेन फाइल से होता है। किसी भी कोडिंग लैंग्वेज के अंदर जो आपकी मेन फंक्शन होता है ना, कोड आपका, वहाँ सबसे पहला फंक्शन वही एग्जीक्यूट होता है। तो यहाँ पे मैं एक ब्रेक पॉइंट लगा दूंगा। डिबगिंग में आया, मैंने एक ब्रेक पॉइंट लगा दिया। अब मैंने इसको डिबग किया, मेरी एग्जीक्यूशन यहाँ पे आके स्टॉप हो जाएगी। स्टॉप हुई। इनिशियली वैल्यू 1 के अंदर कुछ वैल्यू नहीं पड़ी, डिफॉल्ट वैल्यू इसकी कुछ भी नहीं। अब इसकी वैल्यू क्या होगी? वैल्यू 1। अब मैं इसको दोबारा स्टेप इनटू करता हूँ। ये स्टेप इनटू, ये आगे टॉपिक आएंगे, मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। अब इसकी वैल्यू क्या होगी? 2। अब अकॉर्डिंग टू द स्लाइड्स, स्टार्ट, ब्रेक एंड कंटिन्यू। अब स्टार्ट, हमने जब डिबगिंग स्टार्ट करनी है तो हम इसको, डिबगिंग को स्टार्ट करने के लिए हम डिबगिंग को स्टार्ट करते हैं। स्टॉप, स्टॉप का फंक्शन ये होता है, फॉर एग्जांपल हम अपने सीक्वेंस को टेस्ट करें, कहीं पे एरर आ गया और हमने आइडेंटिफाई कर लिया है, तो हम सिंपली स्टॉप के बटन से एग्जीक्यूशन को स्टॉप कर देंगे। इसको मैं प्रेस करूंगा तो डिबगिंग स्टॉप हो जाएगी। और कंटिन्यू, कंटिन्यू का मीनिंग ये है कि फॉर एग्जांपल अब मुझे पता लग गया कि अच्छा मैंने ये सीक्वेंस टेस्ट कर लिया है। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा कोड वहां पे जाके रुके जहां मैंने नेक्स्ट
ब्रेक पॉइंट लगाया हुआ है। इस केस में आगे मैंने कोई ब्रेक पॉइंट नहीं लगाया हुआ, मैं कंटिन्यू करूंगा तो प्रोसेस एंड तक चलेगा और खुद ही स्टॉप हो जाएगा। इसका मतलब ये है, स्टॉप का मतलब ये है कि एग्जीक्यूशन हमने, डिबगिंग हमने रोकनी है तो हम स्टॉप का बटन प्रेस करेंगे। अब स्टेप इनटू क्या होता है? स्टेप इनटू ये होता है कि जब हम डिबगिंग कर रहे होते हैं, जब हम स्टेप इनटू का बटन प्रेस करते हैं तो ये जिस सीक्वेंस में होते हैं उसकी डिटेल के अंदर, फॉर एग्जांपल हमने कोई मेथड बनाया हुआ है, वहां पे जाके हम स्टेप इनटू करते हैं तो मेथड यहाँ पे हमारा एक तो होता है डिक्लेयर और एक होता है डिफाइन। डिक्लेयर करना मतलब मेथड का नाम हम लिख के उसको डिक्लेयर कर देते हैं। डिफाइन डिफाइन का मतलब ये होता है कि जहाँ पे मेथड के अंदर जो हमने एक्शन परफॉर्म कराने हैं उस चीज़ की डिटेल। स्टेप इनटू ये काम करता है कि फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास दो सीक्वेंस है, एक यहाँ पे मैंने सीक्वेंस ऐड कर दिया और एक यहाँ पे सीक्वेंस ऐड कर दिया। अब एक ब्रेक पॉइंट मैंने यहाँ पे लगा दिया और इसको मैं लिखता हूँ, इस ब्रेक पॉइंट को और एक ब्रेक पॉइंट मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। अब इसको मैं डिबग करूंगा, सबसे पहले ये आके इधर स्टॉप हो जाएगा। अब मैं इसको कंटिन्यू करूंगा तो ये इस सीक्वेंस के बाद इस सीक्वेंस पे आ जाएगा, इसके सीक्वेंस के अंदर जाने के बाद रुकेगा नहीं। अगर मैं स्टेप इनटू करूंगा तो ये इस सीक्वेंस के अंदर जाएगा और अंदर इसकी डिटेल में जाएगा सीक्वेंस की, और वन बाय वन जितने भी नेस्टेड एक्टिविटीज होंगी उसको हम इजीली डिबग कर सकते हैं। अब मैं इसको यहाँ पे रह के स्टेप इनटू करूंगा तो ये सीक्वेंस के अंदर चला गया है। तो स्टेप इनटू का मतलब यही होता है कि हमारे नेस्टेड सीक्वेंस लगे हुए हैं और हम इन डेप्थ जाना चाहते हैं तो हम स्टेप इनटू के बटन पे प्रेस करते हैं, जिसके थ्रू हम ये एक्शन परफॉर्म करते हैं, स्टेप ओवर। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास एक सीक्वेंस है, यहाँ पे मैंने स्टार्ट किया, ब्रेक पॉइंट लगाया, यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगाया। अब जैसे ही मैंने एग्जीक्यूशन स्टार्ट की तो मेरा ब्रेक जो डिबगर है वो यहाँ पे आ गया। अब ये पार्ट मैंने ऑलरेडी टेस्ट किया हुआ है, मैं इसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता, मैं इसकी डिटेल में जाना चाहता हूँ तो सिंपली मैं स्टेप ओवर कर दूंगा तो डिबगर क्या करेगा, इसकी सारी एक्टिविटी एग्जीक्यूट कर देगा और नेक्स्ट सीक्वेंस पे आ जाएगा, इस स्टेप को पास कर देगा, नेक्स्ट स्टेप पे चला जाएगा। स्टेप आउट, स्टेप आउट हम डिबगिंग में इसलिए यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल मेरे पास नेस्टेड सीक्वेंस लगे हुए हैं, एक सीक्वेंस ये लगा हुआ है, इसके अंदर ही मैं एक और सीक्वेंस लगा देता हूँ जिसके अंदर ये ऐड हुआ है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैं डिबगिंग कर रहा हूँ, डिबगिंग करके मेरा डिबगर सबसे पहले इधर आएगा और यहाँ तक मैंने टेस्ट करना है, ये पार्ट मैंने टेस्ट किया हुआ है तो मैं इसको यहाँ पे स्टेप इनटू करके डिबग कर लूंगा। अब मैं नहीं चाहता कि अब ये सीक्वेंस लगा हुआ है इसके अंदर फॉर एग्जांपल 10 to 15 से जितनी मर्जी एक्टिविटीज अंदर लगी हुई हैं, तो जैसे ही मैंने, लेकिन सिर्फ इसके अंदर जो फर्स्ट एक्टिविटी है ना असाइन की, सिर्फ इसको टेस्ट करना है, इसके आगे वाली किसी भी चीज़ को मैं टेस्ट करना नहीं चाहता। तो जब मेरा डिबगर यहाँ पे आएगा ना तो मैं स्टेप ओवर का बटन प्रेस करूंगा। स्टेप ओवर क्या करता है कि जो भी करंट आपका सीक्वेंस लगा हुआ है या एक्टिविटी लगी हुई है, नेस्टेड एक्टिविटी लगी हुई है, वो इस करंट सीक्वेंस से वो बाहर आ जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे है डिबगर, मैं स्टेप ओवर करूंगा तो वो इधर नहीं आएगा, वो डायरेक्ट इस पे पेरेंट पे आ जाएगा स्टेप ओवर करके। उसके बाद रीट्राई, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने कोई एरर आया है, इस एक्टिविटी के अंदर मैं वैल्यू को असाइन कर रहा हूँ लेकिन कोई एरर आ गया है, तो जब एरर आता है तो ये हमसे पूछता है डिबगर, फॉर एग्जांपल मैं कोई एक लॉजिकल एरर खुद ही प्रोड्यूस करता हूँ, यहाँ पे मैं वैल्यू इसको मैंने वैल्यू दी हुई है के अंदर इंटीजर टाइप है,
बेस की वैल्यू देगा नहीं कंपाइल टाइम। अच्छा, बेसिकली इसका मतलब ये होता है। अच्छा, मैं इसकी टाइप अगर स्ट्रिंग तो ये ऑलरेडी इतना एफिशिएंट हो गया तो इसको बदला जाता है। अगर फॉर एग्जांपल मैं इसी को डिबग कर रहा हूँ, यहाँ पे आता है, यहाँ पे आके कोई अगर एरर फेस होता है, लेकिन उस एरर से मेरी करंट इम्प्लीमेंटेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा होता। फॉर एग्जांपल एक क्लिक लगा हुआ है, क्लिक का उसको सिलेक्टर नहीं मिला, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं कोड को आगे मूव करना चाहता हूँ। तो जब यहाँ पे आएगा तो मैं यहाँ पे एक रीट्राई का बटन है ये वाला, इस पे प्रेस करूंगा तो चाहे वो इसी एक्टिविटी को वो दोबारा परफॉर्म करेगा। फॉर एग्जांपल मैं क्लिक की एक्टिविटी यूज कर रहा हूँ, मैंने प्रोसेस रन कर दिया। अब डिबगर क्लिक की एक्टिविटी तक पहुंच गया, लेकिन वो यूआई लोड नहीं हुआ ब्राउजर के अंदर, तो बोर्ड को तो नहीं मिल रहा होगा क्लिक, तो वो एरर थ्रो करेगा। लेकिन थोड़ी देर बाद ब्राउजर लोड हो गया और उसको वो एलिमेंट मिल गया स्क्रीन के ऊपर, तो मैं रीट्राई करूंगा तो ये दोबारा से उसी पेज के उसी आइटम के ऊपर क्लिक करने की ट्राई करेगा। तो रीट्राई का ऑप्शन इसलिए होता है कि आप रीट्राई कर सको। इग्नोर, अगर यही सेम एग्जांपल क्लिक वाली, अगर फॉर एग्जांपल मैं क्लिक कर रहा हूँ लेकिन वो एलिमेंट की यूआई अगर चेंज हो गया है, उसकी एचटीएमएल चेंज हो गया, तो वो एक एरर थ्रो कर देगा। तो मैं चाहता हूँ कि एरर आए भी सही, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, एग्जीक्यूशन को कंटिन्यू करे। तो यहाँ पे तीन ऑप्शन है, एक रीट्राई का, एक इग्नोर का, एक दोबारा से रीस्टार्ट करके दोबारा से वो एग्जीक्यूट डिबगिंग करे। उसी तरह इग्नोर के, अगर मैं इग्नोर पे क्लिक करूंगा, अगर इधर एरर आया है तो वो अगली एक्टिविटीज पे चला जाएगा, एरर थ्रो नहीं करेगा दोबारा। रिस्टार्ट का हम ब्रेक का, अब फॉर यहाँ एग्जांपल। पे मेरा क्वेश्चन, हम्म। ये रीट्राई और इग्नोर जो काम करते हैं, इसके लिए ब्रेक पॉइंट लगाना तो जरूरी नहीं है, जहाँ पे भी एरर आएगा ये हाँ, रीट्राई कर ब्रेक सकते कराया, हैं। जहाँ पे भी एरर कहीं भी आएगा आप। वहीं पे रीट्राई प्रेस हाँ, करके वो उसी एक्टिविटी को वहां ट्राई पे किया जाएगा। वहां पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल एरर आ गया, यहीं पे ही वो स्टॉप हो जाएगा। जी। मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकंड, मैं इसके प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करके दिखाता हूँ। तो इसको मैं कर देता हूँ डिलीट, मैं कर देता हूँ क्लिक। मैं यहाँ पे इसका फॉर एग्जांपल मैंने सिलेक्टर ले लिया, लेकिन मेरा ब्राउज़र ओपन ही नहीं है। अब मैं इसको डिबग कर रहा हूँ। तब ये पहले टाइम आउट, जो इसका डिफॉल्ट टाइम आउट है, तब तक ये वेट करेगा। उसके बाद अगर इसको नहीं मिलेगा, तब ये एरर थ्रो करेगा और फिर हमारे पास ऑप्शन इनेबल हो जाएंगे कि रीट्राई करना चाहते हो, इग्नोर करना चाहते हो, एग्जीक्यूशन को आगे करना चाहते हो, फोकस करना चाहते हो। फोकस से हाईलाइट हो जाएगा वो एरिया कि उस पार्टिकुलर विंडो में। हाईलाइट का भी वही सेम मीनिंग है कि अगर मैं हाइलाइटर ऑन कर देता हूं तो जहां जहां ये क्लिक कर रहा होगा ना, तो वहां पे ये हाईलाइट भी कर रहा होगा कि अब बॉट इस जगह पे क्लिक कर रहा है, पहले उसको हाईलाइट करेगा फिर ये एक्शन परफॉर्म करेगा। अब देखो यहाँ पे हमारे पास तीन ऑप्शन अवेलेबल आ गए। अब मैं इग्नोर करूंगा तो ये नेक्स्ट स्टेप पे चला जाएगा, रीट्राई करूंगा दोबारा ये क्लिक उस HTML को ढूंढने के लिए चला जाएगा। अगर मैं इग्नोर करूंगा तो अगले स्टेप पे चला जाएगा। सही है। ठीक है, इसके अलावा एक और क्वेश्चन था स्टेप इनटू के बारे में। अगर हमारे पास सिंगल सीक्वेंस है, नेस्टेड सीक्वेंसेस नहीं है, तो वहाँ पे एक्टिविटीज के ऊपर ये स्टेप इनटू कैसे काम करेगा? स्टेप इनटू और स्टेप वहाँ आउट। अगर ये फॉर एग्जांपल ये सिंगल एक्टिविटीज है, अगर स्टेप इनटू करेंगे तो वो जी बारी बारी सीक्वेंस के अंदर पहले इस एक्टिविटी को एग्जीक्यूट करेगा, इस एक्टिविटी को एग्जीक्यूट करेगा, इस एक्टिविटी को एग्जीक्यूट करेगा, सिंपली जी, लीनियर सिंगल फॉर्म में सीक्वेंस कुछ है। के अंदर स्टेप हाँ, इनटू और सिंगल स्टेप ओवर सेम तरीके से काम किया जाएगा वहाँ पे। सेम ही होगा, दोनों का सेम रोल होगा। स्टेप इनटू और स्टेप डिटेल आउट में में है। यहाँ पे कैसे किया? स्टेप ओवर क्या करेगा, अगर इधर एक ही सीक्वेंस लगा हुआ है, ठीक है, यही सीक्वेंस लगा हुआ है, अगर इसके अंदर मैंने सबसे पहले मैंने डिबग किया स्टार्ट,
यहाँ से मैंने डिबग स्टार्ट किया, फॉर एग्जांपल इसके अंदर ये वाला सीक्वेंस ही नहीं लगा हुआ, यहाँ पे आएगा। अगर मैं स्टेप ओवर करूंगा तो ये, क्योंकि इसके ऊपर कोई सीक्वेंस ही नहीं है, तो ये इसके बाद दूसरे सीक्वेंस पे चला जाएगा, इस सीक्वेंस पे आ जाएगा, दूसरे उस पे चला जाएगा। अच्छा, अब लॉग एक्टिविटीज बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम डिबगिंग कर रहे होते हैं तो हमारे लॉग्स आउटपुट पेन पे शो हो रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे, ये हमारी आउटपुट पेन है यहाँ पे, क्योंकि मैं अभी लॉग्स लिखवा नहीं रहा, लॉग्स हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे हमारे लॉग्स विजिबल होना स्टार्ट हो जाएंगे। मैं लॉग्स का बताता हूँ कि लॉग्स हमने किस तरह ऐड करना है। हम लॉग्स की टाइप बताते हैं कि कौन से लॉग का टाइप हो। मैं चाहता हूँ कि इन्फो टाइप हो, कि हमें इंफॉर्मेशन, यहाँ पे लिखता हूँ डेटा इनपुट सीक्वेंस स्टार्टेड। जब मैं इसको डिबगिंग स्टार्ट करूँगा इसकी, तो आउटपुट पेन में मुझे, वेरिएबल पेन में यहाँ पे सारी मुझे वैल्यूज़ नज़र आ रही होंगी। यहाँ पे मुझे जो मैंने लॉग मैसेज लिखाए हुए होंगे उसकी डिस्क्रिप्शन, ये यहाँ पे लिखा हुआ आ गया। ठीक है, कंटिन्यू ऑन एक्सेप्शन, सेम वही। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे एरर आ गया तो हमारे पास ऑप्शन आते हैं कि दोबारा रीट्राई करे, इग्नोर करे, या कंटिन्यू करे। कंटिन्यू ऑन एरर प्रॉपर्टीज तुम्हें याद होगी कि फॉर एग्जांपल यहाँ क्लिक एक्टिविटी है और हम श्योर नहीं है कि ये HTML इसकी सेम रहेगी या बटन कभी अपेयर होता है कभी नहीं अपेयर होता, तो सिंपली मैं इसकी प्रॉपर्टीज में जाके कंटिन्यू ऑन एरर को ट्रू कर दूंगा। इसका मतलब ये है बाय डिफॉल्ट फॉल्स होता है, अगर मैं इसको ट्रू कर दूंगा इसका मतलब ये है कि बटन अवेलेबल आएगा तो ये क्लिक कर देगा, अगर नहीं भी अवेलेबल आएगा तो ये एग्जीक्यूशन को आगे मूव फॉरवर्ड करेगा, ये एरर थ्रो नहीं करेगा। ओपन लॉग्स, जब हम, एक तो हमारे लॉग्स ऑर्केस्ट्रेटर के ऊपर बन रहे होते हैं, जो हम आफ्टर डिप्लॉयमेंट वही वही हमारे पास होता है। अगर कोई बग आया है तो उसको ट्रबल शूट करने के लिए ऑर्केस्ट्रेटर से लॉग्स हम डाउनलोड करके उसी को ही वैलिडेट करते हैं। दूसरा, जब हम स्टूडियो पे काम कर रहे होते हैं तो ऑटोमेटिकली लॉग्स जनरेट हो रहे होते हैं हमारी ड्राइव के ऊपर, ये उसकी लोकेशन होती है यहाँ पे ओपन लॉग्स। यहाँ पे मेरे लॉग्स बन रहे हैं। इसको अगर फॉर एग्जांपल मैं कोई भी लॉग ओपन कर लेता हूँ, इसके अंदर वो मुझे इंफॉर्मेशन दे रहा है कि इतनी टाइम में ये चला, एग्जीक्यूशन स्टार्ट कब हुई। वही सेम लॉग यहाँ पे भी बन रहे होते हैं लोकल ड्राइव में। अच्छा, डिबगिंग फीचर क्या है? एक है बेसिक डिबगिंग फीचर और एक है एडवांस डिबगिंग फीचर। बेसिक डिबगिंग फीचर क्या है कि हम जो स्टेप्स पढ़ के आए हैं कि हम ब्रेक पॉइंट लगाते हैं, एक्टिविटी को रन करते हैं, और उसके बाद हमारे पास ऑप्शंस आ रहे होते हैं कंटिन्यू, इग्नोर, रीट्राई। एडवांस फीचर क्या है कि हम वेरिएबल्स की वैल्यू को मॉनिटर कर रहे होते हैं, उसके लिए क्या क्या चीज़ें अवेलेबल होते हैं, इसको मैं वो करूँगा। इसके अंदर हमारे पास आ रहा होता है लोकल्स एडवांस के अंदर, जिसके अंदर हम वैल्यूज को देख रहे होते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल डाटा टेबल है, या अगर डाटा टेबल की फील्ड है, तो मैं इस तरह करूंगा तो सारी डाटा टेबल्स की वैल्यूज मेरे पास आ रही होंगी। सही है। वॉच और इमीडिएट, वॉच के अंदर क्या हो रहा होता है, हम वैल्यूज को मॉनिटर करते हैं। सही है। और इमीडिएट पैनल के अंदर क्या होता है कि हम, कि हमारे पास फॉर एग्जांपल कोई वैल्यू है, हमें पता है वेरिएबल ए की वैल्यू ये है, हम उसकी वैल्यूज को यहाँ पे चेंज करके टेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, हम अपनी एक्सप्रेशन टेस्ट करते हैं। सही है। और हम अपनी एक्टिविटीज को चेक कहाँ पे करते हैं? स्टैक पैनल में। ऑर्केस्ट्रेटर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ऑर्केस्ट्रेटर। अब फॉर एग्जांपल हमने बोर्ड तो बना लिया यूआईपाथ स्टूडियो के थ्रू, अब हमने उसके बाद क्या स्टेप करना है, हमने डिप्लॉयमेंट किस तरह करनी है। अब ऑर्केस्ट्रेटर एक डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड के अंदर जहाँ पे हम प्रोविजनिंग कर रहे होते हैं अपने रिपोर्ट्स की, हमारे पास सारा डाटा होता है कि हमने, हमारे पास इतने टोटल बॉट्स हैं जिसका हमारे पास लाइसेंस है, इतने बॉट हमारे यूज हो रहे हैं, ये प्रोसेस हमें, टोटल नंबर ऑफ प्रोसेस जो हमने डिप्लॉय किए हैं वो ये हैं, उनका नाम ये है। हर बॉट का जो भी प्रोसेस है जो चलना है उसके सारे स्केड्यूल आ रहे होते हैं।
ये सारा काम कहाँ पे हो रहा होता है? ऑर्केस्ट्रेटर के ऊपर। ये डैशबोर्ड होता है ऑर्केस्ट्रेटर की। अब कैपेबिलिटीज क्या होती हैं? प्रोविजनिंग। हम अपने रोबोट से कनेक्शन क्रिएट करते हैं जिस मशीन पे हमने चलाना हो, और उसको कनेक्ट करते हैं ऑर्केस्ट्रेटर के साथ। हमें एक यूआरएल मिलता है, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। ये मैंने अभी साइन इन नहीं किया हुआ, ऑफलाइन है। फिर मैंने इसको साइन, हाँ, यहाँ पे मैं इसको यूआरएल देता हूँ और कनेक्शन क्रिएट करता हूँ। कनेक्शन क्रिएट करने के बाद मुझे एक की असाइन होती है जो ऑर्केस्ट्रेटर मुझे असाइन करता है, वो मैं यहाँ पे पेस्ट करके कनेक्शन इस्टेब्लिश कर लेता हूँ जहाँ पे मैंने बोर्ड को जिस मशीन पे चलाना होता है। ठीक है, तो इस तरह मैं बोर्ड को डिप्लॉय कर देता हूँ अपने। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ये आगे सारे स्टेप्स आएंगे कि हम डिप्लॉयमेंट करते कैसे हैं, ये मैं आगे डिटेल में बताता हूँ। क्यूज। सम टाइम हमारे पास ऐसी सिचुएशन आती है कि हमें कहीं पे डाटा स्टोर करवाना होता है, तो हमारी प्रेफरेंस ये होती है या हम एक्सेल शीट यूज़ करें या हम कोई डीबी यूज़ करें। सम टाइम हमारे पास डीबी नहीं होती, लाइसेंस का इशू होता है, लेकिन हमने डाटा कहीं स्टोरेज पे सेव कराना होता है और सिक्योर वे में सेव कराना होता है। तो यूआईपाथ ने एक फीचर्स दिया हुआ है जिसका नाम है क्यूज। क्यूज के अंदर हम डाटा को स्टोर करा देते हैं। डाटा को हम जिस मर्जी फॉर्म में, स्ट्रिंग, इंटीजर, जिस मर्जी फॉर्म में हम स्टोर करा सकते हैं क्यूज के अंदर। अब डाटा के अंदर क्यूज के अंदर डाटा स्टोर किस तरह कराते हैं, अब इसके अंदर एक्टिविटीज दी हुई हैं। ऐड आइटम टू क्यूज। ये एक एक्टिविटी है जो हम इसको डाटा देंगे, ये ऑर्केस्ट्रेटर के क्यूज के अंदर डाटा को स्टोर कर देगा। और जब ये स्टोर करेगा तो क्यू का स्टेटस होता है आगे। स्टेटस, सबसे पहले जब हम डाटा को स्टोर करा देते हैं तो क्यू में डाटा पॉपुलेट हो जाता है, उसका स्टेटस न्यू रहेगा। जब हम उस डेटा को गेट करेंगे ऑर्केस्ट्रेटर से, उसका स्टेटस चेंज होके इन प्रोग्रेस हो जाएगा। और जब हम उस डेटा को गेट कर लिया, उसकी प्रोसेसिंग कर ली, उसके बाद हमने उसका स्टेटस चेंज कराना होता है, या फेल्ड में या सक्सेस में। इसके अंदर हम आर्गुमेंट के थ्रू हम इसके अंदर डाटा पास कराते हैं क्यूज के अंदर। हम प्रायोरिटी भी असाइन कर सकते हैं कि इसकी प्रायोरिटी हाई हो, इसकी लो हो। अब प्रायोरिटी का सीन यह आ जाता है, हम जो क्यूज से डाटा गेट करते हैं वो प्रायोरिटी की बेस पे भी करते हैं कि इसकी प्रायोरिटी हाई है तो ये क्यू पहले ही अवेलेबल हो बॉट को, सबसे पहले बॉट ये वाला डाटा को प्रोसेस करना स्टार्ट कर दे। अब क्यू में हमने एंट्री तो कर दी, अब क्यू से हमने डाटा गेट करना है। क्यू में एंट्री का मतलब यह है कि मैंने ऑर्केस्ट्रेटर की क्यू में डाटा डाल दिया, अब मैंने उसी क्यू से गेट करना है डाटा अपने कोड के अंदर। तो किस तरह करूंगा, इसके दो वे हैं। एक है गेट ट्रांजैक्शन आइटम। ये अगर इसके ऊपर माउस होवर करेंगे तो इसकी डेफिनेशन आ रही है। गेट ट्रांजैक्शन आइटम क्या करता है, वन बाय वन। फॉर एग्जांपल मैंने 5 एंट्रियां की हैं क्यूज में, तो 5, एक क्यू के अंदर 5 एंट्रियां बन जाएंगी जिन सबका स्टेटस होगा न्यू में। तो ये क्या करेगा, वन बाय वन वो एंट्री मुझे रिटर्न करेगा। ठीक है, और एक होती है, एक गेट ट्रांजैक्शन आइटम है और एक है गेट क्यू आइटम। ये मुझे पूरी की पूरी कलेक्शन रिटर्न करेगा। क्यू का नाम देंगे तो क्यू के अंदर जितनी भी एंट्रीज पड़ी होंगी वो सबका नाम मुझे रिटर्न करेगा। अब ऑर्केस्ट्रेटर के थ्रू हम लॉग्स की मॉनिटरिंग करके अपने प्रोसेस को देख सकते हैं कि क्या प्रोसेस सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ है एंड टू एंड। अगर फॉर एग्जांपल एक्सेप्शन आई है तो कहाँ पे आई है, तो मॉनिटरिंग का काम जब एक बार कोड डिप्लॉय करते हैं उसके बाद हमारे पास ऑर्केस्ट्रेटर ही होता है जहाँ पे हम कोड के लॉग्स देख के हम अपने प्रोसेस को मॉनिटर कर रहे होते हैं। बेनिफिट्स क्या है ऑर्केस्ट्रेटर के? ऑर्केस्ट्रेटर के बेनिफिट्स ये हैं कि एसेसिबिलिटी और वर्जन कंट्रोल होता है। हम अपने प्रोसेस को सबसे पहले हम डिप्लॉयमेंट किस तरह करते हैं,
मैं ये प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरा प्रोसेस मैंने बना लिया है, ठीक है। इसके मैं डिज़ाइन में आऊँगा, पब्लिश, क्योंकि अभी ये कनेक्ट नहीं है तो मैं इसको लोकल ड्राइव पे ही पब्लिश करना चाह रहा हूँ। सही है, यहाँ पे उसके वर्जन आ रहे हैं, हम वर्जन कंट्रोलिंग भी कर सकते हैं ऑर्केस्ट्रेटर के थ्रू। और इसको, क्योंकि अभी ये ऑर्केस्ट्रेटर के साथ कनेक्टेड नहीं है, ऑफलाइन में यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं इसको ऐसे लोकल ड्राइव पे भी स्टोर करा सकता हूँ पैकेज को। एक बार पैकेज क्रिएट हो जाता है तब फिर उसके बाद ऑर्केस्ट्रेटर के ऊपर पैकेजेस पे जाके पैकेज हम अपलोड करते हैं। पैकेज अपलोड करने के बाद हम एक प्रोसेस क्रिएट करते हैं ऑर्केस्ट्रेटर के ऊपर, प्रोसेस का नाम देते हैं और उसको वही पैकेज हम कनेक्ट करा के कनेक्शन बिल्ड करते हैं जो हमने यहाँ पे पैकेज क्रिएट किया है। एक बार पैकेज क्रिएट हो गया, हमने क्या करना है, प्रोसेस क्रिएट करना है और उस प्रोसेस को वो पैकेज दे देना है। ये होने के बाद हम क्या करते हैं, फिर उसको हम बॉट असाइन करते हैं कि ये वाला प्रोसेस इस बॉट के ऊपर चला दो। इसके लिए हम जॉब जॉब की एक टैब होती है ऑर्केस्ट्रेटर के अंदर, जब जॉब हम चलाने लगते हैं तो हमसे वो पूछता है कौन सा प्रोसेस चलाना है, हम उसको प्रोसेस का नाम देते हैं। उसके बाद हम नीचे से बॉट सेलेक्ट करते हैं कि ये वाले रोबोट पे ये वाला प्रोसेस चला दो। एफिशिएंट प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन, इसके अंदर हम जब ऑर्केस्ट्रेटर के अंदर हमने पैकेज दे दिया, प्रोसेस बन गया और हमने बोर्ड को कनेक्ट भी कर दिया, तो एफिशिएंट एग्जीक्यूशन क्या होता है, हम चाहते हैं कि वीक में 5 डेज चले या मेरा बोर्ड चले रात के 12 बजे। अब रात के 12 बजे बोर्ड को अगर चलाए तो ऑब्वियस सी बात है हम इसका ट्रिगर सेट करेंगे। ट्रिगर क्या होता है, स्केड्यूल सेट करेंगे हम। इसके अंदर फीचर्स दिए हुए होते हैं कि आपने वीकली बोर्ड चलाना है, वर्किंग डेज में चलाना है, ऑफ डेज में चलाना है। साथ हम क्रोन एक्सप्रेशन भी लिख देते हैं जिसके अंदर, जिसके थ्रू हम एडवांस फंक्शंस बनाते हैं, जिससे फॉर एग्जांपल हमने मंथ में सिर्फ 2 बार चलाना है प्रोसेस, तो हम अपनी क्रोन एक्सप्रेशन के थ्रू हम इस तरह के स्केड्यूल को मेंटेन कर सकते हैं। एसेट्स, अब फॉर एग्जांपल हमारे पास एक रिक्वायरमेंट है कि हमने एक वेबसाइट पे लॉगिन करना है, लेकिन जो लॉगिन के क्रेडेंशियल हैं, क्रेडेंशियल मतलब यूज़र नेम और पासवर्ड, वो किसी सिक्योर फॉर्म में स्टोर हों, इनक्रिप्टेड फॉर्म में स्टोर हों कि किसी और कोई कोई देख ना सके। तो हम क्या करते हैं कि हमें ऑर्केस्ट्रेटर एक फीचर प्रोवाइड करता है जिसका नाम है एसेट। एसेट के अंदर हम अपने जो पासवर्ड्स होते हैं नेम के साथ, सबसे पहले एसेट का नेम क्रिएट करते हैं और उसके बाद वो जो पासवर्ड होता है इनक्रिप्टेड फॉर्म में हम स्टोर करा देते हैं इस एसेट को। अब हमने ऑर्केस्ट्रेटर से एसेट की वैल्यू गेट करनी है, तो हम सिंपली क्या एक्टिविटीज यूज करेंगे, गेट क्रीडेंशियल्स। गेट क्रीडेंशियल्स, अगर मैं इस एक्टिविटी को यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा तो ये मेरे से पूछेगा कि एसेट का नाम क्या है। जब हम ऑर्केस्ट्रेटर पे एसेट क्रिएट करते हैं तो सबसे पहले एसेट का नाम देते हैं, फिर आगे उसकी वैल्यू देते हैं। जो वैल्यू होती है वो पासवर्ड होता है, वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में होती है। रोबोट, अब ये स्टेप्स है ऑर्केस्ट्रेटर के अंदर। सबसे पहले हम एक इन्वायरमेंट बनाते हैं कि फॉर एग्जांपल मैंने किसी भी मशीन के, फॉर एग्जांपल गजनफर की मशीन पे ये प्रोसेस मैंने चलाना है, तो सबसे पहले मैं एक इन्वायरमेंट बनाऊंगा जिसका नाम होगा गजनफर। उसके बाद मैं एक रोबोट को क्रिएट करूंगा ऑर्केस्ट्रेटर के थ्रू और उस रोबोट को मैं उससे कनेक्ट करूंगा कि इस रोबोट को इस एनवायरनमेंट पे, कि इस एनवायरनमेंट में मेरा ये वाला रोबोट चले। उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैंने प्रोसेस बना लिया तो उसके पैकेज को मैं अपलोड करूंगा और अपलोड करने के बाद उस पैकेज का मैं प्रोसेस बनाऊंगा। प्रोसेस को मैं वो पैकेज असाइन कर दूंगा। तो फिर जब मैं जॉब्स के अंदर जॉब को रन करूंगा तो वहां पे मैंने सेलेक्ट करना होगा कि ये वाला प्रोसेस हो और ये इस रोबोट पे चले। ये सारी वही स्टोरी है, ये भी सारी वही स्टोरी है। जॉब्स के होते हैं जो हमारी स्टेप्स ऑफ एग्जीक्यूशन होता है। फॉर एग्जांपल हमारा प्रोसेस बन गया है तो उसको अगर हम चलाना है तो उसको कहते हैं जॉब्स। जॉब जॉब बेसिकली क्या होता है, हमारे प्रोसेस को चला रहा होता है। प्रोसेस के अंदर क्या होता है, स्टेप ऑफ एग्जीक्यूशन के बॉट में ये एक्शन परफॉर्म करना है। स्केड्यूल क्या होता है, हम बॉट को ट्रिगर करने के लिए स्केड्यूल कर देते हैं कि रात को अगर फॉर एग्जांपल 12 बजे चलाना है तो हम उसका एक स्केड्यूल बना देते हैं। अगर हमने एडवांस स्केड्यूल बनाना है
लाइक मंथ में वो 2 बार चले या 3 बार चले और 3 बार इस टाइम चले, तो हम क्रोन एक्सप्रेशन यूज करते हैं। क्यूज क्या है? फॉर स्टोरिंग डेटा, डेटा को स्टोर कराने के लिए। एक्सटर्नल चीज़ों को यूज़ करने के बजाय एक्सटर्नल चीज़ें में क्या आ जाती है? एसक्यूएल आ जाती है, एक्सेल की फाइल आ जाती है। ये चीज़ें यूज़ करने के बजाय हम यूआईपाथ के ही फीचर यूज़ करके अपने डाटा को स्टोर करें, तो उसके लिए हम क्यूज यूज़ करते हैं। एसेट, अब एसेट के अंदर डिफरेंट टाइप्स आ जाती है। फॉर एग्जांपल समटाइम रिक्वायरमेंट होती है कि हमारे क्रेडेंशियल स्टोर कराओ एक सिक्योर वे के साथ, तब हम एसेट जब बना रहे होते हैं तो साथ उसकी टाइप आ जाती है कि कौन से टाइप के एसेट आपने स्टोर करने हैं। हम जब हमने पासवर्ड सिक्योर स्टोर करना है तो हम उसकी टाइप क्रीडेंशियल सेलेक्ट करते हैं। जब हमने फॉर एग्जांपल एक वैल्यू रखवाई हुई है जो मुझे प्रोसेस के अंदर चाहिए और इस वैल्यू को मैंने कहीं पे स्टोर कराना है, तो हम एसेट के अंदर वो एक टेक्स्ट वैल्यू भी स्टोर करा सकते हैं, हम बूलियन वैल्यू भी स्टोर करा सकते हैं और इंटीजर वैल्यू भी स्टोर करा सकते हैं, जो हम प्रोसेस के अंदर किसी भी टाइम गेट कर लेते हैं। रोबोट क्या होता है? रोबोट क्या होता है? एक एजेंट होता है, एग्जीक्यूशन एजेंट होता है, जो हमारे वर्कफ्लोज को रन करता है मशीन के ऊपर। अब रोबोट के दो टाइप, ये तो दो बेसिक टाइप है कि एक होता है अटेंडेड रोबोट और एक होता है अनअटेंडेड रोबोट। वो रोबोट जिसके अंदर ह्यूमन इंटरवेंशन की जरूरत ना हो, फॉर एग्जांपल जिसने खुद ही चलना है, खुद ही प्रोसेस एंड टू एंड चलाना है, जिसमें ह्यूमन का कोई भी रोल ना हो, वो होते हैं अनअटेंडेड बोट, जिसमें सारा काम ही बोट का होता है, जो चलते ही ऑर्केस्ट्रेटर से है। हम स्केड्यूल कर देते हैं और वो बोट खुद ही चलता है, ह्यूमन का कोई रोल नहीं होता, उसको कहते हैं अनअटेंडेड रोबोट। अटेंडेड रोबोट क्या होता है? फॉर एग्जांपल मेरे प्रोसेस की एक रिक्वायरमेंट है कि मेरे पास एक ईमेल आएगी, ईमेल के अंदर लिंक होगा, उसको मैंने ओपन करना होगा, उस पर एक पॉपअप आएगा। उस पॉपअप को मैंने अपने, फॉर एग्जांपल मेरे पास हार्ड फॉर्म में आईडी कार्ड नंबर है मेरा, तो मैंने उस आईडी कार्ड को नंबर को रीड करके मैंने उसके अंदर एंटर करना है। एंटर करने के बाद जब मैं ओके करूँ, फिर जो रोबोट को मैंने प्रोसेस दिया हुआ है ना, स्टेप ऑफ इंस्ट्रक्शन दी हुई है, वो अपना काम करना स्टार्ट कर दे। लाइक कि जब ह्यूमन का भी रोल आ जाए बॉट के साथ, जब दोनों ने मिलके काम करना है, तब हम अटेंडेड रोबोट यूज करते हैं। इसके अंदर दोनों काम कर रहे होते हैं, ह्यूमन भी काम कर रहे होते हैं और रोबोट भी काम कर रहे होते हैं। अनअटेंडेड रोबोट में ह्यूमन का कोई भी रोल नहीं होता, सारा काम ही रोबोट कर रहा होता है। अब इसके अंदर जो यूआईपाथ के अंदर रोबोट्स है जिसके हमें लाइसेंस लेने पड़ते हैं, उसकी डिफरेंट टाइप्स हैं। डेवलपमेंट रोबोट वो वाले रोबोट होते हैं जो हम स्टूडियो यूज कर रहे होते हैं, जिसके थ्रू हम कोड क्रिएट कर रहे होते हैं और डिबगिंग इस तरह के एक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। नॉन प्रोडक्शन बोट सेम लाइक अनअटेंडेड रोबोट होते हैं। ये हमें लाइक ये हम कब यूज करते हैं? ड्यूरिंग डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग पर्पज के लिए नॉन प्रोडक्शन बोट यूज करते हैं। स्टैंडर्ड और फ्लोटिंग रोबोट। स्टैंडर्ड रोबोट क्या होता है? सिंगल मशीन के ऊपर यूज होता है। ये उस मशीन के लिए ही बेटर चॉइस है जब हमें मशीन का पता होता है कि यार ये इस मशीन पे चले। सिंपली ये सिंगल मशीन के ऊपर ही काम करते। तो फ्लोटिंग रोबोट क्या होते हैं? हम फॉर एग्जांपल हमारे पास सिनेरियो कि यहाँ पे शिफ्टों में काम होता है और डिफरेंट मशीन्स के ऊपर काम होता है, तो हम तब फ्लोटिंग रोबोट क्रिएट करते हैं। उससे उसका फायदा क्या होता है? हम सेम लाइसेंस के अंदर एक रोबोट को डिफरेंट मशीन्स के ऊपर चला रहे होते हैं। इसका ये एडवांटेज है। तो आज का इतना लेक्चर था, किसी को अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो। क्यू से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, जो हम डेटा स्टोर करवा रहे हैं क्यू में, तो हाँ उसकी कोई डेटा टाइप स्पेसिफिक क्यू से रिलेटेड क्वेश्चन है मेरा। हाँ हाँ जो हम डेटा स्टोर करवा रहे हैं क्यू के अंदर ट्रांजैक्शन आइटम्स के थ्रू, तो हाँ। उसकी कोई डेटा टाइप स्पेसिफिक होगी, स्ट्रिंग टाइप सेव होगा या कोई भी डेटा सेव हो सकता है? जिस टाइप का डेटा आप स्टोर कराने जाते हो, हमारे पास आर्गुमेंट्स दिए हुए होते हैं। जी, जैसे वो एक आपने एक वेरिएबल ऐड करने वाली एग्जांपल बनाई थी सीक्वेंस के हाँ, अंदर, तो यहाँ जैसे पे वेरिएबल में वेरिएबल 1+1 करके हमने जो डाटा गेट किया वेरिएबल 1 के अंदर, तो उसको हम क्यू में स्टोर करवा सकते हैं उस एक्टिविटी के थ्रू, हाँ ऐड टू हाँ क्यू आइटम। हाँ, जी, यहाँ पे हम ठीक। उसकी टाइप देते हैं। यहाँ पे जी, यहाँ पे हम उसकी टाइप देते हैं क्यू की। अब फॉर एग्जांपल मैंने एक हेडिंग दी कि यहाँ पे कोई भी हेडिंग वैल्यू 1, ठीक है, और इधर मैं उसको जी, वैल्यू दे देता हूँ 1 2 3। ठीक है, टाइप क्या है इसकी? इंटीजर।
सही है। ये एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि मैंने अभी क्यू का नाम डिफाइन नहीं किया हुआ। क्यू नेम इज नॉट सप्लाई। अच्छा, अब मैं नोट पैड ओपन करता हूँ। अब रियल टाइम में क्यू के अंदर डाटा किस तरह स्टोर हो रहा होगा? वैल्यू 1 इज इक्वल टू 1 2 3, इसकी ये वैल्यू स्टोर हो रही है। हम सही। इस नेम के थ्रू हम ये वाली वैल्यू गेट कर लेंगे। ठीक है। जी। और कोई क्वेश्चन? एसिड्स में भी तो ये ऑप्शन होती है कि हम डेटा स्टोर करवा सकते हैं, उसको कोड के अंदर यूज कर सकते हैं, तो हम उसको एसिड्स में क्यों नहीं यूज करते? क्यों जरूरी है डेटा स्टोर करवाने के लिए? हाँ, अब एसिड के क्यू के अंदर और भी डिफरेंट ऑप्शंस हैं। फॉर एग्जांपल गेट क्यू आइटम, गेट ट्रांजैक्शन आइटम। अब एसिड के अंदर एक चीज हर टाइम अवेलेबल रहेगी। अगर मैंने एक एसेट क्रिएट कर दिया ना, आज मैं गेट करता हूँ उस एसेट की वैल्यू, कल भी गेट करता हूँ, परसों भी गेट करता हूँ, तो वो वैल्यू जब चाहूँ मैं मर्जी गेट कर सकता हूँ। मेरे पास एक रिक्वायरमेंट है कि यार मैंने ना वैल्यू 1 जो मैंने रखवाई है वो मैंने गेट करनी है 2 दिन बाद। प्रोसेस चाहे मेरा आज भी चले कल भी चले, रोबोट को वो वैल्यू ना मिले, उसको वो वाली वैल्यू 2 दिन बाद ही अवेलेबल हो, पहले अवेलेबल ना हो। तो ये कंडीशंस लगाने के लिए हम क्यूज यूज करते हैं। और भी बहुत से एडवांटेज है। यहाँ पे जी। डेडलाइन दी हुई है, पोस्टपोन दी हुई है। पोस्टपोन का मतलब ये है कि ये वाली क्यू कब अवेलेबल हो। जब तक ये वाली डेट नहीं आएगी ना जो मैं इधर लिखूंगा, तब तक मैं इस वैल्यू को गेट नहीं कर सकता, चाहे मेरा प्रोसेस जितनी बार मर्जी चलता रहे। ये फीचर है। उसके बाद मेरे पास फॉर एग्जांपल एक एक्सेल शीट आई है जिसके अंदर 5 लाख डाटा पड़ा है। ठीक है, जी। 5 लाख। अब इसी तरह लाइंस की फॉर्म में पड़ा है, हर एक के अंदर, किसी के अंदर वैल्यू 1 लिखी हुई है, किसी के अंदर वैल्यू 2 लिखा हुआ है, इज इक्वल टू कोई भी वैल्यू लिखी हुई है 3 4 5। इस तरह मेरे पास 5 लाख डाटा पड़ा है। अब मेरे पास जब मैं इसको क्यू को ऐड करूंगा तो 5 लाख रोज बन जाएंगी क्यूज के अंदर। ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि यार ये काम तो मेरा बहुत लेंथी हो जाएगा। अगर मैं एक ही बोर्ड को लगाऊं तो वो 5 लाख उसने एंट्रीज को प्रोसेस करना है, तो इस पे तो मेरे तकरीबन 2 3 दिन लग जाने हैं। तो मैं क्या करता हूँ, तो मैं एक ही प्रोसेस को मल्टीपल बोर्ड से चलाता हूँ कि 5 बोर्ड आए, वो 5 इस क्यू को एक्सेस करें और पांचों ही काम करना स्टार्ट कर दें। अब एक 5 लाख एंट्रीज का काम एक बंदा करे तो ऑब्वियस सी बात है टाइम ज्यादा लगेगा, और उसी काम के ऊपर मैं 5 बंदे लगा दूं तो टाइम कम लगेगा, है जी। ना। जी। जी। तो मल्टीपल बॉट्स एक ही क्यू को एक्सेस करके और उसके ऊपर काम स्टार्ट कर देंगे। तो ये क्यूज के एडवांटेजेस है जिसके लिए हम क्यूज यूज करते हैं। तो इसको हम स्पेसिफाई यहाँ पे कर सकेंगे कि पहला जो 1 लाख होगी वो एक रोबोट यूज करेगा क्यूज, और नहीं नहीं नहीं, सेकंड। ये ऑर्केस्ट्रेटर का फीचर है, वो इस क्यूज को अच्छा। एलोकेट कर देगा डिफरेंट बोर्ड को इक्वली। अच्छा। अच्छा, ठीक। इतनी एंट्रीज इस बॉट ने करनी है, इतनी एंट्रीज इस बॉट ने करनी है, और इतनी एंट्रीज इस बॉट ने करनी है। और कोई डुप्लीकेट ऐसा भी नहीं होगा कि एक एंट्री को 2 या 3 रोबोट्स इकट्ठे काम कर रहे हो, नहीं, डुप्लीकेट भी नहीं वो करेगा। ठीक है। कोई और क्वेश्चन? नहीं, ठीक है। ओके। ठीक है, फिर एंड किया जाए लेक्चर को इधर ही। जी। ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू। थैंक यू, बाय बाय।